नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद कमलेश में। देखिए दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है यूनिक प्रश्नों को लेकर, जो कि आपके यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के ग्रुप सी के एग्जामों से संबंधित है। अभी मुख्य रूप से हमने आपके 12 फरवरी को होने वाले पटवारी लेखपाल के एग्जाम को टारगेट किया हुआ है और उससे संबंधित वो जो 40 नंबर का एक पोर्शन है जीके जीएस वाला, वहाँ से प्रश्नों को लिया हुआ है। आज हमने प्रश्नों की संख्या मात्र 27 रखी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने आपके लिए लाए हुए हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। होता क्या है दोस्तों, शेयर करने से या लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम बेहतर कार्य करने के लिए आपके लिए तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों, आप मेरी इस रिक्वेस्ट को याद रखें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो दोस्तों, आइए आज के इस सीरीज का पहला प्रश्न है, यदि संसद किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तो अगर संसद किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई एक नई समिति बनाती है तो उसे उस समय कहा जाता है, दरअसल उसे कहा जाता है तदर्थ समिति। अगर थोड़ी डिटेल में मैं बात करूं दोस्तों, तो संसद द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो समिति गठित की जाती है उसे अस्थाई, स्थाई नहीं, अस्थाई या तदर्थ, अस्थाई याद रखना, अस्थाई या तदर्थ समिति कहते हैं। ये समितियां दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रवर या संयुक्त समिति, एक होती है जो है प्रवर समिति। इसका गठन जो है किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए किया जाता है। नंबर 2, इसकी दूसरी जो समिति है, पहली प्रवर या संयुक्त समिति यानी कि प्रवर समिति, दूसरी समिति होती है इसकी जांच समिति। और जांच समिति, इसका गठन किसी विशिष्ट मामले की जांच करने के हेतु किया जाता है, जैसे स्टॉक मार्केट घोटाला। इसके अलावा जो है बायोफोर्स तोप आदि जो है, जब इन समितियों के गठन के उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं तो ये अपना प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत कर देती है। तत्पश्चात इनका अस्तित्व स्वतः ही जो है समाप्त हो जाती है, यानी कि कुछ मामलों को उसी समय जो है उसका निपटारा करने के लिए इसका गठन किया जाता है। फिर जब मामला जो है सही हो जाता है तो फिर जो है समिति अपने आप ही भंग हो जाती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम, या आप याद रखिएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, आप देख लीजिए। कोरम, कोरम क्या है आपको बताना है। लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? कोरम क्या होता है? 1/10वां भाग होता है। अगर थोड़ी डिटेल में मैं बात करूं तो संविधान के अनुच्छेद 100, याद रखना, अनुच्छेद 103 के अनुसार, 103 के अनुसार, यानी कि अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद प्रत्येक सदन की कार्रवाई आयोजित करने के लिए गणपूर्ति उस सदन की कुल संख्या का 1/10वां भाग होगी, अर्थात राज्यसभा में 25 एवं लोकसभा में 55 सदस्य होंगे। इसके अलावा यदि किसी भी सदन में अपेक्षित गणपूर्ति नहीं होती है तो उस सदन का अध्यक्ष या सभापति जो है सदन को स्थगित कर सकता है या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर सकता है जब तक कि गणपूर्ति पूरी नहीं हो जाए, यानी कि कोरम पूरा ना हो जाए, 1/10 ना हो जाए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हुए हैं, आप ध्यान से पढ़ें और अपना सिलेक्शन पाएं। देखिए अगला प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार देता है। तो यह अनुच्छेद है 249। थोड़ी डिटेल में अगर मैं बात करूं तो संविधान का अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार देता है। यदि राज्यसभा अपने उपस्थित जो है
अपनी उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर देती है कि राज्य सूची का विषय का कोई विषय जो है राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उसे विधि बनाकर बना सकती है, लागू कर सकती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हुए हैं दोस्तों, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। आइए प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो दोस्तों 12वीं जो अनुसूची है वो है 12वीं अनुसूची संबंधित है मुख्य रूप से जो है मुख्य रूप से नगर पालिकाओं से, अगर देखा जाए तो नगर पालिकाओं से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर डिटेल में बात करूं तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, याद रखेंगे 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची जो है संविधान में जोड़ी गई और इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का जो है उल्लेख किया गया। इस अनुसूची में 18 विषय थे, याद रखना 18 विषयों को सम्मिलित किया गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हुए हैं आपके लिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ताश कहाँ की समाचार एजेंसी है। आपको बताना है कि ताश कहाँ की समाचार एजेंसी है। दरअसल ताश जो है वो रूस की समाचार एजेंसी है। थोड़ी डिटेल में अगर मैं बात करूं तो पूर्वी सोवियत संघ, जो कि रूस पहले सोवियत संघ का एक जो है हिस्सा था, तो पूर्वी जो है सोवियत संघ रूस की समाचार एजेंसी ताश थी। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इसे वर्ष 1992 में जो है इंफॉर्मेशन टेलीग्राफ एजेंसी ऑफ रूस में सम्मिलित कर दिया गया, किंतु वर्ष 2014 में इसका नाम पुनः ताश कर दिया गया। 2014 से इसका नाम पुनः से ताश कर दिया गया है कि रूस की एक समाचार एजेंसी है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हैं। प्रश्न है, मोसाद क्या है। आपको बताना है कि मोसाद क्या है। दरअसल मोसाद जो है वह है दोस्तों इजराइल की खुफिया एजेंसी। अगर थोड़ी डिटेल में मैं बात करूं तो इजराइल की सरकारी खुफिया एजेंसी मोसाद है, जिसकी जो है स्थापना गोपनीय सूचना प्राप्त करने जो है गुप्त ऑपरेशन और आतंकवाद से लड़ने के लिए की गई है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। दरअसल अफगानिस्तान की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और ये देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। थोड़ी डिटेल में बात करूं तो सर्वप्रथम वर्ष 1959, याद रखिएगा 1959, वर्ष 1959 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। इसके पश्चात जो है इंदिरा गांधी ने वर्ष 1976 में, मनमोहन सिंह ने अगस्त 2005 में एवं वर्ष 2011 तथा 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की यात्रा कर दी है। आइए अगले बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे हैं हमने। ऐसे प्रश्न आपको कई बार एग्जामों से पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। और दरअसल भारत में स्थित पर्वत श्रेणी का आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए है अराकानयुमा, दूसरा है सुलेमान, तीसरा है सॉल्ट रेंज, चौथा है पीर पंजाल। दरअसल भारत में स्थित पर्वतमाला है या पर्वत श्रेणी है इनमें से पीर पंजाल वाली। अगर थोड़ी डिटेल में बात करूं तो पीर पंजाल हिमाचल जो हिमालय पर्वत श्रेणी का एक भाग है जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में विस्तृत है। और अगर बात करें निम्न हिमालय रेंजों में, अगर मैं बात करूं तो इनमें जो है निम्न हिमालय की जो ये है सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, जो कि निम्न हिमालय है। हमारे हिमालय पर्वत जो 5 से 8 भागों में बटा हुआ है, तो ये निम्न हिमालय का भाग है, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। जबकि ये जो अराकानयुमा देख रहे हो ये जो है म्यांमार में है। इसके अलावा सॉल्ट रेंज की अगर मैं बात करूं तो यह पाकिस्तान में है। सुलेमान की अगर मैं बात करूं यह भी पाकिस्तान में है, और ये ऊपर वाला
अराकानयोमा यह म्यांमार में स्थित है और पीर पंजाल भारत में स्थित है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हुए हैं। प्रश्न है मैकाल होने चाहिए, दरअसल मकल हो गया, मैकाल याद रखिएगा। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मैकाल पर्वतमाला जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डिटेल में बात करूं तो मैकाल पर्वतमाला जो है छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्चतम जो शिखर है वो अमरकंटक की पहाड़ी है, जो कि आप जिसकी हाइट जो है 1036 मीटर है। और इस पहाड़ी से अगर मैं बात करूं तो महानदी निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से, और इसकी जो महानदी की सहायक नदियां है, इसके अलावा सोन नदी, नर्मदा नदी, ये इसकी सहायक नदी है। बाद में ये गंगा, लेकिन ये याद रखना जो महानदी है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने लाए हुए हैं आपके लिए। दोस्तों प्रश्न है गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो गेहूं के खेती के लिए मुख्य रूप से सामान्य तापमान तथा सामान्य वर्षा जो है मुख्य रूप से इसके लिए आवश्यक है। अगर बात करूं तो गेहूं का जो उगने, अगर थोड़ी डिटेल में आप ध्यान से सुनिएगा, गेहूं के उगते समय ठंडी तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। गेहूं बोते समय जो है सामान्य तौर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान होना आवश्यक है। इसके अलावा फसल पकते समय 20 से जो है 25 डिग्री तापमान होना आवश्यक होता है। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हुए हैं। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है वह कहलाता है। दरअसल वह कहलाता है प्रकंद। अगर थोड़ी डिटेल में मैं बात करूं तो अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है तथा खाद का संग्रहण करता है वह प्रकंद कहलाता है। मुख्य रूप से आप अदरक में ये चीज देखोगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? दरअसल कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह कर्नाटक राज्य है। थोड़ी डिटेल में अगर बात करूं तो भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी जो है कृषि की शुरुआत बाबा बुदुन पहाड़ियों से हुई थी और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। आइए सबसे ज्यादा कर्नाटक याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है मालाबार तट। अगर थोड़ी डिटेल में मैं बात करूं तो मंगलुरु से कुमारी अंतरीप तक 500 किमी की लंबाई में विस्तृत तटीय मैदान जो है वो मालाबार तट कहलाता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं नारियल, चावल, सुपारी, केला एवं गर्म मसाले यहाँ पर उगाए जाने वाले प्रमुख फसलें हैं। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिस्ट्री का है, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों प्रश्न है 14वां, कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण दरअसल नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। थोड़ी डिटेल में बात करूं तो कांची तमिलनाडु में पड़ता है। तो कांची तमिलनाडु स्थित कैलाशनाथ मंदिर राजसिंह शैली के चरमोत्कर्ष को दर्शाता है और इसके अलावा मंदिर में देवी पार्वती और भगवान शिव के नृत्य को दर्शाया गया है। इसका निर्माण है जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था तथा मंदिर के अग्रभाग का निर्माण, मंदिर का जो आगे का भाग है उसका निर्माण जो है महेंद्र वर्मन तृतीय द्वारा करवाया गया था। महेंद्र वर्मन तृतीय याद रखेंगे आप। आइए अगले बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये प्रश्न आपको बड़ा
जो है इजी लग रहा होगा, है भी, लेकिन हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट लाते हैं यानी कि इसकी जो व्याख्या करते हैं उससे आपको कुछ नई चीज़ें मिलती हैं। देखिए इस प्रश्न में भी आपको कई सारी चीज़ें नई सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। बात करते हैं लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। आप जानते हैं वो जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। थोड़ी डिटेल में मैं बात करूँ तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर बात करूं, यह मंदिर जो है कलिंग वास्तुकला का उत्कृष्ट प्रतिनिधित्व करता है। कलिंग आप जानते हैं उड़ीसा में है, तो कलिंग वास्तुकला का उत्कृष्ट प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर भगवान हरिहर तथा भगवान विष्णु और शिव के संयुक्त रूप भुवनेश्वर तथा उनकी पत्नी भुवनेश्वरी को समर्पित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में एक राजा है, याद रखेंगे, जजती, पूरा नाम मैं आपको बता दूं, केशरी, तो जजती केशरी द्वारा करवाया गया था। लिंगराज मंदिर के पास बिंदु सागर सरोवर है। इसके पास एक मुख्य सागर है, एक बहुत प्रसिद्ध सागर है, उसका नाम है बिंदु सागर सरोवर। आइए अगली बात करते हैं, अगले प्रश्न की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे हैं दोस्तों। प्रश्न है, किस संग्रहालय में मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रहालय है। आपको बताना है कौन सा संग्रहालय मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रहालय है। दरअसल वह संग्रहालय है मूर्ति कला का सबसे बड़ा मथुरा संग्रहालय। अगर थोड़ी डिटेल में मैं बात करूं, मथुरा संग्रहालय में जो है मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रहालय है, जो कला के क्षेत्र में मथुरा शैली से संबंधित है। इसकी स्थापना वर्ष 1874 में, याद रखिएगा 1874 में तत्कालीन जिलाधीश, वहां पर एक व्यक्ति था MS ग्राउस द्वारा की गई थी। और इसमें जो है गुप्त और कुषाण साम्राज्यों की कलाकृतियां हैं, क्योंकि अधिकतर मूर्तियां मथुरा और इसके आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुई, इसलिए इस संग्रहालय को मथुरा संग्रहालय कहा गया। इसके अलावा मथुरा संग्रहालय में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मूर्तियां स्थित है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। दरअसल विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया गया चालुक्य राजाओं द्वारा। अगर डिटेल में बात करूं तो दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में निर्मित विरूपाक्ष हम्पी कर्नाटक में स्थित है। यह मंदिर, अगर बात करूं, हम्पी कर्नाटक में है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर पंपापति तथा श्री लोकेश्वर महाशिला प्रसाद के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका निर्माण लोक महादेवी या विक्रमादित्य द्वितीय की विजय की प्राप्ति के लिए करवाया गया था। इसके प्रमुख वास्तुकार गुंड थे, याद रखिएगा, गुंड इसके प्रमुख वास्तुकार थे, जिन्होंने तिरुभुवनाचार्य की उपाधि से जो है जिनको नवाजा गया था, और उन्होंने इस मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। आइए अगले बात करते हैं, अगले प्रश्न की। निर्माण तो जो है विक्रमादित्य द्वितीय ने करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट अपने प्रश्न रखे हुए हैं। प्रश्न है, सांची का स्तूप किस राज्य से संबंधित है। सांची का स्तूप जो है मुख्य रूप से दोस्तों वो मध्य प्रदेश में स्थित है। थोड़ी डिटेल में मैं बात करूं, सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। याद रखिएगा रायसेन जिले में स्थित है, जो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 12वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य के काल के हैं। सांची का मुख्य स्तूप जो है मुख्यतः सम्राट अशोक के 3री शताब्दी में बनवाया गया था। इसके अलावा शुंग काल में पुष्यमित्र ने इसको नष्ट कर दिया था, और बाद में उसके पुत्र अग्निमित्र ने इसे जो है पुनः निर्मित करवाया। यह स्मारक 1989 में, याद रखिएगा 1989 बहुत इंपॉर्टेंट सन है, 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में घोषित किया गया। स्तूप एक गोल टीले के आकार की संरचना में है, जिसका जो है प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हुए हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे हुए हैं दोस्तों। प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख है। तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जो शिलालेख है वह अहोल शिलालेख है। अगर थोड़ी डिटेल में बात करूं तो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक राज्य के जो है बीजापुर जिले में स्थित अहोल शिलालेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि और मंत्री रवि कीर्ति द्वारा रचित है। रवि कीर्ति, याद रखेगा, रवि कीर्ति द्वारा रचित है। इस शिलालेख में पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय और जो है हर्षवर्धन पर विजय और उनकी उपाधियों का वर्णन है। इसे प्राचीन कन्नड़ जो है कन्नड़ लिपि में प्रयोग किया गया और संस्कृत भाषा में लिखा गया। आइए अगले बात करते हैं अगले प्रश्न की। कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों प्रश्न है, शिवाजी किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? वह दरअसल उन्होंने की थी जो है 1674 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ी डिटेल में बात करूं, शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में किया। राज्याभिषेक की प्रक्रिया काशी के पंडित गंगा भट्ट द्वारा संपन्न की गई। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति, हिंदू धर्मोरक्षक और इसके अलावा गो ब्राह्मण जो है गो ब्राह्मण प्रतिपालक यानी कि ब्राह्मण और गाय की रक्षा करने की उपाधि से इन्होंने स्वयं को सूर्यवंशी क्षत्रिय घोषित किया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों शिवाजी की राजधानी जहां पर उनका राज्याभिषेक हुआ था, जहां पर उनका जन्म हुआ था, जी हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं रायगढ़ किले की, रायगढ़ में थी। अगर डिटेल में बात करूं तो अप्रैल 1656, याद रखिएगा आप इस डेट को, अप्रैल 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 में 56 तक शिवाजी ने चाणक, पुरंदर, बारामासी, सुपा, टिनाकोना तथा लोहागढ़ आदि विभिन्न किलों पर अधिकार कर लिया था। और याद रखना इस डेट को, 16 जून जो है 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में काशी के विद्वान श्री विश्वेश्वर दत्त गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हुए हैं। आपको बताना है शिवाजी के गुरु का क्या नाम था। दरअसल शिवाजी के जो गुरु थे वो रामदास थे। आइए थोड़ी डिटेल में मैं बात करूं तो शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। इनकी रचना जो है दास बोध में जो है समन्वयवादी सिद्धांत की व्याख्या की गई है। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास ने जो है रामदास का अत्यधिक प्रभाव था। जो धरकरी संप्रदाय, एक संप्रदाय था, धरकरी संप्रदाय के थे। राष्ट्र प्रेम की भावना एवं देवता एवं गौ, ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा जो है शिवाजी को गुरु रामदास से मिली थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो है आपका 23वां है। दोस्तों प्रश्न है 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। कहने का मतलब है 1857 का जो विद्रोह था उसमें जो बरेली से नेतृत्व किया था वह किसने किया था। दरअसल बरेली से जो नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने किया था। थोड़ी डिटेल में अगर बात करूं तो बरेली में खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और स्वयं को नवाब घोषित किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने जो है खान बहादुर को वायसरॉय के पद पर नियुक्त किया था और बरेली में कैंपवेल ने विद्रोह का दमन किया था। इन्होंने, याद रखना इस डेट को, 24 फरवरी यानी कि आप याद रखेंगे 24 फेब 1860 को जो है नगर छावनी कोतवाली में इनको फांसी दे दी गई थी। आइए अगली बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हुए हैं दोस्तों आपके लिए।
प्रश्न है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। आपको बताना है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एस एन सेन। एस एन सेन सरकारी इतिहासकार थे। अगर डिटेल में बात करूं, भारत सरकार ने 1956 में सुरेंद्र नाथ को जो है 1857 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को लिखने का दायित्व सौंपा था। किसको? सुरेंद्र नाथ सेन को। और उनकी पुस्तक 1857, कहना का मतलब है 1857, 1857, यानी कि 1857 है इनकी एक मुख्य बुक। एस एन सेन के अनुसार 1857 का जो विद्रोह है धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ था, किंतु इसका समापन जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है निम्नलिखित में से, यानी कि निम्न में 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था। आपको बताना है। तो अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन जो था वह था मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगर डिटेल में बात करूं तो फैजाबाद उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह को मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व प्रदान किया। अहमदुल्ला के विषय में कहा जाता है ये जो है अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। और कहते हैं अहमदुल्ला की जो गतिविधियों से अंग्रेज इतने जो है चिढ़ते थे या इतने चिढ़ित हो गए थे कि उन्होंने इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपये तक का इनाम घोषित कर दिया था। और उस समय 50,000 रुपये बहुत होता था। दोस्तों आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है असम में 1857 की क्रांति का नेता था। आपको बताना है कि असम से कौन था 1857 की क्रांति का नेता। तो असम से मुख्य रूप से था दीवान मनीराम दत्त। अगर डिटेल में बात करूं, असम में 1857 के विद्रोह की शुरुआत दीवान मनीराम दत्त ने की, तथा वहां के अंतिम राजा जो पौत्र जो एक व्यक्ति था जिसका नाम था कदम्पेश्वर सिंह को राजा घोषित कर दिया उसने। और किंतु यह विद्रोह भी सफल नहीं हुआ तथा दीवान मनीराम को कलकत्ता में फांसी दे दी गई थी। और हमारे उत्तराखंड से 1857 का जो मुख्य नेता था वो चंपावत के कालू मेहरा थे, जिन्होंने गुप्त संगठन क्रांतिवीर नामक एक संगठन बनाया था। आइए जब हम उत्तराखंड की जो क्लास लेके आएंगे उसमें आपको बखूबी बताएंगे। आइए आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न है 1857 के संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। दरअसल अंग्रेजों की जो सबसे अधिक सहायता की थी वो ग्वालियर के सिंधिया परिवार के राजवंश ने की थी। अगर डिटेल में बात करूं तो 1857 के विद्रोह का जो है स्वरूप मुख्य रूप से सामंतवादी था, परंतु जो है जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान भी थे, जैसे अवध, रोहिलखंड तथा अन्य उत्तर भारत के सामंतवादी तत्वों ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति विरोध का नेतृत्व किया, जबकि पटियाला, इसके अलावा जिंद, ग्वालियर के सिंधिया, इसके अलावा हैदराबाद के जो है इंदौर के होलकर, इसके अलावा हैदराबाद के निज़ाम, इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया। कैनिंग ने जो है इस विषय में कहा कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाते तो मुझे कल ही जो है बोरिया बिस्तर समेट कर वापस जाना पड़ता अपने देश। तो दोस्तों ऐसा 1857 का क्रांति हुआ था। अगर वो क्रांति में अगर पढ़ा लिखा वर्ग अगर जो है साथ दे देता, एक युवा वर्ग अगर साथ दे देता, तो शायद कहानी कुछ और होती। क्योंकि उस समय जो उस आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनकी उम्र अवस्था नेतृत्व करने वाली नहीं थी। वो बहुत अधिक उम्र अवस्था के हो चुके थे अगर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए। अगर देखा जाए बहादुर शाह जफर बहुत अधबूढ़े हो चुके थे, इसके अलावा नाना साहब, कुंवर सिंह और भी कई सारे लोग इस 1857 के विद्रोह में शामिल हुए, लेकिन बहुत अधिक सफल नहीं हो पाए। खैर जो भी है, आप इस चीज़ को याद रखें। आपको तो खैर
वनडे एग्जाम के लिए तैयार होना है तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद करें, एक एक करके डिटेल में आप इनको जो है हमने आपको बताने की कोशिश की है। आप इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, रोक रोक के भी आप देख सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए और आपका पटवारी का एग्ज़ाम बेहतर जाए। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि हम कह रहे हैं पटवारी के लिए यह प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है आपके जो है 5 मार्च को होने वाला जो एग्ज़ाम है ग्रुप सी का, एक जो कि कनिष्क सहायक वो है, इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड है, आगे चलकर और भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप मेरे वीडियो को रेगुलर देखिए, हम रेगुलर वीडियो डालते हैं। एक रिक्वेस्ट है, हम इतना ही आपसे कहते हैं, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कहीं पर कोई प्रश्न आपको डाउटफुल लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं, यानी कि अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।